आदाब नाजरीन, मैं आज हर न्यूज़ की तरह आज मैं पैलेस के करीब एक सभा को गया हुआ था। वहाँ पे एक प्रोग्राम था, मैं वहाँ पे गया हुआ था। अचानक मुझसे आईडी कार्ड पूछा गया तो मैं बहुत ही अफसोस से ये पूछा कि आप आईडी कार्ड पूछने वाले कौन होते हैं, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से एज ए मीडिया पर्सन मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे वालिद मरहूम खलील बेबाक ने 1970 में डेली कौसर शुरू किया था, जो आज तक बाकी है। चंद नौजवान आकर मुझसे जो आईडी कार्ड पूछे तो मैंने उनके जवाब में बस इतना ही कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं, मगर उन्होंने बजाय वो बात सुनने के उन्होंने अचानक हमला कर दिया। मेरे साथ साथ मेरे कैमरामैन रियाजुर रहमान पर भी हमला किया गया। दोनों को पुलिस ने बर वक्त वहाँ पर आकर हमें सिक्योरिटी दी और हमें बचाया। मैं इस पुलिस की टीम को तमाम को सलाम करता हूँ। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। दोस्तों, 2014 के बाद से जब से भाजपा की गवर्नमेंट इस देश में आई, हमने देखा है कि कई सारे चीज़ों में कई सारा चेंजेस आ गया है। अगर हम सप्रेशन ऑफ वॉइस की बात करें, मीडिया की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जहाँ जहाँ भी आवाज़ को दबाने का काम बड़े ज़ोर से होता ही रहा है, और जब बात धर्म की आ जाती है तो मामला और ज़्यादा ही नाजुक हो जाता है। आज कर्नाटका स्टेट के मैसूर शहर में एक ऐसा वाक़या आता है कि वहाँ पर एक बहुत क़दीम टेम्पल रहती है जिसको गवर्नमेंट डिमोलिश कर देती है। उसके अगेंस्ट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले स्ट्राइक करते रहते हैं। वहां पे कई सारे मीडिया के लोग कवर करते रहते हैं इस प्रोग्राम को। उनमें एक आवाज़ कौसर, एक मैसूर का एक बहुत पुराना पेपर है, उसके वहां के एडिटर भी कवर करते हैं। लेकिन वहां पे सडनली लोग आते हैं, इन पे हल्ला बोलते सिर्फ इसलिए कि उनका नाम मुसलमान था और वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पुलिस उनकी हिफाजत कर लेती है। फिर उसके बाद शहर में उनके फेवर में प्रोटेस्ट होता है और मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है वो मैसूर के पुलिस कमिश्नर को उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर देते हैं। ये जो माहौल हो रहा है देश में, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, यूपी में बात करें, ये आज कॉमन होता जा रहा है। क्या इसलिए सब होता जा रहा है? क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब ही माइनर है। क्या हम सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हम लोग नहीं कहलाए जा सकते? इस सब्जेक्ट पे हम बात करने के लिए बेंगलुरु शहर के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं या कौम के रहनुमा हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं। इनको आपने कई बार CAA NRC में जब भी किसी माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई भी इशू होता है, ये हमेशा फ्रंट लीड लेते हैं और लोगों की कौम की फलाह और बहबूदी के लिए काम करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं असलम बाबा साहब, सैयद असलम साहब। आइए इनसे बात करते हैं। असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हालात हम देख रहे हैं, आवाज़ को दबाने वाली बात, जो मीडिया की आवाज़ को दबाने वाली बात, लोगों की आवाज़ को दबाने वाली बात, कोई भी ऐसी बात जो सरकार के ख़िलाफ़ होती है, तो किस माहौल में आज हम जी रहे हैं? जी देखिए अशफाक साहब, आप जो आज सवालात किए, तो आज जो मैसूर का हुआ, हम लोग समझते थे कि नॉर्थ में ही बस होता आता है, मगर आज बेंगलुरु तक भी आ रहा है, मैसूर तक, कर्नाटक में भी पहुंच गया। ये RSS और बजरंग दल वालों की दंगेबाजी। हम लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की बात उठाई जाती है, मैं अफ़गानिस्तान का नहीं जानता। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की ही नहीं, तमाम हर ज़ात की हम हक़ परस्ती के लिए लड़ते रहते हैं। तो आज जो मैसूर में हादसा हुआ, ये क्या आप मीडिया वालों पे जुल्म नहीं हो रहा है? और भाजपा की गवर्नमेंट की ले लीजिए, कोई सी भी गवर्नमेंट पे हम बाकी नहीं रह सकते, क्योंकि भाजपा वालों का ही नहीं। मैं सोचूं तो मैं भी कांग्रेस ही था, कांग्रेस पार्टी का साथ देता था। जब सोचा, जब अक़ल का वक्त के साथ आना ज़रूरी होता है, तो आने के बाद मैं सोचा कि सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी गौरी लंकेश का मर्डर हुआ था, ये भी एक हक़ की आवाज़ को दबाई गई थी। आज फिर जो है ये हादसा मैसूर के अंदर पेश आया हुआ है। वो अल्लाह, वो बंदे की क्या नेकियां थी पता नहीं, जो बंदे को पुलिस ने बचा लिया, वरना आज उसकी भी हादसा हो गया होता। तो मैं तमाम अपनी अखबार वालों से और मीडिया वालों से गुजारिश करता हूं कि अपनी आवाज़ को जो है उठाएं, हक़ जो है लोगों तक लाएं, क्योंकि आज हमारी मुसलमान कौम ही नहीं, मुसलमान का माना ही है कि हक़ परस्ती होता है। इस्लाम का असल माना है इंसानियत, और इंसानियत ये है, कन्नड़ा में बोलो तो मंशत्वा। मंशत्वा ने धर्मा एदे नमा मुसलमान धर्म दो। ये मंशत्वा के ऊपर चलने के लिए ही मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हर मीडिया वालों से
और हर वो इंसान जो इंसानियत रखता है वो हकीकत को जाने और आगे आए। सर, हमने देखा होगा कुछ दिन पहले की बात करें, दिल्ली में भी ऐसा एक हादसा हुआ। एक सिविल डिफेंस की एक ऑफिसर रहती है, साबिया सैफी, राबिया भी कहा जाता है उनको, कितनी बर्बरियत से उनका कत्ल किया गया था। उससे पहले उनकी असमत दरी की गई थी, यहाँ तक कि नहीं अस्तगफिरुल्लाह उनके जिस्म के हिस्सों को काट दिया गया था। क्या ये इंसान इस तरह की जो हरकत करता है वो सिर्फ गुस्से में कर सकता है? जब उसके लिए कोई नफरत भरी हो तब उसके क्या उनको कोई सरकार का, पुलिस का कोई खौफ ही चला गया कि कुछ भी कर लो मनमानी? देखिए, अगर से पुलिस के ऊपर कोई हाथ भी उठाता है तो उसके ऊपर हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी ने इतना बड़ा उसके ऊपर गुनाह है कि उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी है। ये मुसलमान थी या इसके लिए रुक गया, इसकी सज़ा नहीं मिली है। और एक मुसलमान में होती हुई लड़की को इतनी खूंखार मौत दी गई। और ऐसा ही नहीं, मैं यहाँ से ही नहीं सोचता, मुसलमानों की हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। गुजरात के अंदर का खांड आप देख लीजिए, मुसलमान की क्या हालत हुई थी। जब से भाजपा आई है तकलीफ़ पे तकलीफ़ ही दी जा रही है। और मेरे पास मुसलमान लोग भी हैं जो भाजपा में जा रहे हैं, समझते हैं कि भाजपा जाएंगे तो भाजपा की सोच बदलेंगे। जिसकी अक्ल ही बददुमा हो उसके लिए अब क्या उसकी अक्ल बदल सकते हैं। तो मैं एक ही चाहता हूं कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना गया है उसको समझे। हम लोग भी यहाँ पर कोई किराएदार नहीं है। भाजपा तो हमें हिंदुस्तानी ही नहीं समझती। योगी आदित्यनाथ तो कहा जाता है कि वो कभी कभार ऐसे सुर्खियों पे बयान करते हैं जिसकी ना सर होता है ना पैर होता है, तभी भी वो एक सीएम है, यूपी के सीएम है। तो मैं ये तमाम लोगों के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज भी वो लोग बने, अबू कलाम आज़ाद बने। आज़ादी की लड़ाई फिर से हमें लड़नी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान हम समझते हैं कि आज़ाद हो गया, मगर आज भी चंद बुरे लोगों से हिंदुस्तान का पूरा माहौल ख़राब कर रखा हुआ है। तो आज आप यही बात नहीं है कि बहुत सारे हर जगह पे रुकावट आती रहती है। आज मुसलमान अकायदीन जितने भी हैं कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान अकायदीन दूसरे मुसलमान अकायदीन को ख़त्म करता जा रहा है। ये आप रोज़ाना की मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं। हम सोचते थे कि नॉर्थ में हो रहा है, कर्नाटक में होगा नहीं। आज कर्नाटक में भी पेश आ गया। आपकी ही मीडिया वाले को मारा जा रहा है। ये अब कब तक सहेंगे आप लोग? सर, इसके साथ ही साथ अगर आपको पता हो, जहाँ से योगी आदित्यनाथ पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहीं के एक अस्पताल में बच्चों की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की किल्लत में, तब वहाँ के एक डॉक्टर रहते हैं बच्चों के, जिनका नाम डॉक्टर कफील था। तो उन्होंने अपने पैसों से सिलेंडर मंगवा के क्या बच्चों की जान बचा ली। ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को इतनी नफरत आ गई क्योंकि वो माइनॉरिटी है, उनको सेडिशन केस डाल के जेल में डाल दिया। और साथ ही साथ सोनू सूद जो फिल्म एक्टर हैं, जब से कोविड आया इतना बड़ा काम हज़ारों लाखों लोगों के लिए उन्होंने क्या, आज उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे हो रहे। बॉटम लाइन अगर हम देखें, क्या हमारा कानून कमज़ोर होता जा रहा है या कानून के ये जो चला रहे हैं सरकार, ये ज़्यादा पावर कानून से भी बड़े हो गए हैं? जी, कि योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो मैं आज न्यूज़ में भी देख रहा था, एक IPS ऑफिसर ने कहा था कि मैं इलेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ के अपोजिट खड़ रहा हूं, तो उन्हें बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है। आप वो भी देख सकते हैं। ये खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी है। अगर से मैं आज कहूँ कि भाई ब्राह्मण ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, हम लोग नहीं कहते। तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के यहाँ के MP हैं, उन्होंने कह दिया कि मुसलमान पंचर वाले हैं। तो दूसरे लीडरान भी बड़े बेहतर तौर से उसे कहा जाता है कि मुसलमान पंचर वाले हों या खसाई घर वाले हों या जो भी हो, मेरे भाई है। कोई ये नहीं कहता कि हम आप इशारा दे रहे DK शिव कुमार का, जिन्होंने ये कोविड वॉरियर के प्रोग्राम में बात कही थी। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुसलमानों को मैं खुलेआम समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई आज भी नहीं समझ रहे हैं कि हम लोगों को किस तरह से पीठ पर छुरा भोंका जा रहा है। क्योंकि माशाल्लाह हमारी कौम के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं जो नामचीन डॉक्टर्स हैं, और साइंटिस्ट भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम हमारे साथ गिना जाता। क्यों? वो जब डॉक्टरेट ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, क्यों मुसलमान नहीं होते? तबका हर एक का होता है। आप जाकर देखें, हर मसलक के अंदर तबका होता है, नीच ऊंच होती है। मगर मैं जितना देखता हूँ, जो मुसलमान कौम के गरीब होते हैं उन्हीं के अंदर जज्बा होता है। आप KJ हल्ली और DJ हल्ली के अंदर देखें, कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं गया, रोज़मर्रा ऑटो ड्राइवर वो लोग जेल के अंदर गुजार रहे हैं। सर, ये जो हमारी हालत है माइनॉरिटीज़ की, अगर हम बात करें, 30 करोड़ की आबादी, 68% का हमारा लिटरेसी रेट, लेकिन गवर्नमेंट में हम 4% भी हम नहीं हैं। इसके ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है किसी न किसी के कंधे पर, तो अकाउंटेबिलिटी किसको मानते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले खुद अपने आप को मानता हूँ।
मैं दूसरों तक तो नहीं जाता, क्योंकि मैं खामी खुद में ढूंढना चाहता हूँ। मेरे सब लोग कहते हैं कि ये कौन है लीडर बन गया, अगर से ये जब लाकर खड़ा नहीं होगा तो आप लोगों को समझाएगा कौन। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, फिर मेरे पिछले जितने भी लीडर्स गुजरे, जैसे कि हमारे जाफ़र शरीफ साहब थे, सीएम इब्राहिम साहब थे, रोशन बेग साहब थे, और हमारे यूटी खादर हैं, मुसलमान आखिर दिन में आते हैं इनके सब नाम। इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी से, आप बच्चे कुछ है लोग हैं आप, मेहरबानी से हम लोगों के ऊपर हम आपस में झगड़ा ना करें, खुद की सीट पकड़ कर ना बैठें, नौजवानों को सियासत में लाएं, नौजवानों को सियासत में लाएं और जाने कि मुसलमान की तकलीफ़ क्या है। आप लोग कोई नया काम मत करें, बस ये काम करें कि हमारा वक्फ बोर्ड की जो जो प्रॉपर्टियां हैं उसको आप मुसलमान अकायदीन जो भी पार्टी में हो, मुसलमानों की एक मिल्कियत को जमाएं, मुसलमानों की ताकत को बनाएं। मैं यही चाहता हूँ। देखिए, हमारे तालीम घर नहीं है। आज हमारे बच्चों को अगर से मैं भी पढ़ाने जाऊँ तो एक बच्चे को नर्सरी में डालने के 1 लाख रुपया क्रिश्चियनों की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बनाई है। मुसलमान का कौन सा ऐसा स्कूल है या कॉलेज है या हॉस्पिटल है, मुझे दिखाइए। अलमीन हॉस्पिटल बेहतरीन हॉस्पिटल है, उसी लिए कोई उसके लिए आगे नहीं बढ़ा। वक्फ बोर्ड के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? सर, 70 साल से जो हम देख रहे हैं, ज़्यादातर कांग्रेस ही रही है जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानती है। मुसलमानों का ना कोई IIT है, ना मुसलमानों के लिए ना कोई इस तरह का एक इदारा नहीं बना, ना स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिया। आज भी अगर 24 घंटे लॉकडाउन होता है तो हमारी मुस्लिम औरतें इतनी मजबूर हो जाती है भूख की वजह से कि रोड में आकर राशन के लिए क्यों में खड़ना पड़ता है। इस हालत को परमानेंटली कोई सल्यूशन नहीं है कि ऐसे ही है। हमारे बड़े नेता, उनके घर तो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही रहेंगे तो कहाँ जाएगी कौम? फ्यूचर क्या है? हमारे मुसलमान नेता को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कोई चीज़ नहीं थी आज ऐश और आराम की ज़िंदगी कर रहे हैं, ख़ुद के शद्दाद बनते जा रहे हैं, ख़ुद अपने घरों को जन्नतों के जैसा बनाते जा रहे हैं। आज हमारी कौम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये ना सोचे कि मुसलमान लीडर कुछ होगा। परसों की मैंने अपनी मीटिंग में भी कहा था कि हर वो नौजवान, हर वो गरीब आगे आए, आगे आकर अपनी भाग दौड़ को संभाले, लीडर बने, अपनी कौम की जिम्मेदारी ले, क्योंकि आज हम बड़े लीडरों पर भरोसा कर नहीं बैठ सकते। सेक्युलरिज्म की बात रही तो आपने कहा कि 70 साल से जो है हमने कांग्रेस को ही देखा था। आज़ादी हुई तो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, हमने समझे थे, मगर कांग्रेस की ग़ुलामी 70 साल की बस हुई। 10 साल का बीजेपी का जुल्म भी बहुत हुआ। अब जो पार्टी हमें सेक्युलरिज्म में साथ देगी वो पार्टी का हम भरपूर साथ देकर, मैं अपने उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि उलमा आगे आएँ। उलमा में से कोई मुफ्ती है जाकर MLA बने, कोई मुफ्ती जाके MLC बने, शराबी और जानियों को जाकर MLC और MP ना बनाए और MLA ना बनाए और काउंसलर्स ना बनाए। ये मेरी कौम से गुजारिश है। मैं आज आप लोगों के सामने ये भी कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में मैं आप लोगों के सामने मुझे MLA बनाओ करके नहीं आऊँगा। मैं कौम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ, कौम की खिदमत करूँगा। जो इस्तेदाद रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो कौम की दर्दमंदी रखते हैं, वो लोग आगे आए और काउंसलर MLA सब बने और कौम की सरपरस्ती को अपने हाथों में ले। सर, एक बैंक थी मुसलमानों की, अमानत बैंक, पता है उसका क्या इशू हो गया? ठीक है, आज हमारे पास ना हमारी कोई अपनी बैंक है, जो बड़े लेवल की भी बात कर रहा हूँ, ना हमारा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जितने भी हैं प्राइवेट कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। आज एक कौम, जैसे IIT जिसको कहते हैं, IIM जिसको कहते हैं, ये ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, आज मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है, कर्नाटक में कहीं भी हो, इन हालत को सुधारने के हर बार एक दूसरे पे ब्लेम गेम ही डालते हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई लेके नहीं आ रहा है। आखिर कौन है लीडर्स? दूर दूर है, कौन है लीडर्स? या नए लीडर्स को पैदा होना पड़ेगा जो अगर वाकई मुसलमानों की सच में जो इम्प्रूवमेंट फला वो भी देखी जाए। देखिए, आज़ादी मिली जाती है, हम लोग सोच रहे थे कि गांधी जी से मिली, गांधी जी भी एक सबक थे हमारे लिए, मगर उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस आए थे, उन्होंने भी आज़ादी का परचम लहराया था। आज फिर दौर पे लीडरों के ज़माने पर ना बैठें। मैं आम इंसान को कहता हूं कि सियासत को आए, हर नौजवान को मैं बुलाता हूं कि सियासत की तरफ आए और अपनी कौम की रहबरी करें। अगर से आप बोल रहे हैं कि भाई एक हमारा इदारा नहीं है जहाँ पर हमारा एक बैतुल माल नहीं है जहाँ पर जाकर हमें तकलीफ़ बताई जाए, क्योंकि हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, कौमी हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, फ़िरक़े परस्ती है। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से जो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं, तमाम फ़िरक़े एक हों, एक बैतुल माल बनाया जाए जिससे हम लोग तय करें कि हमारे MLA कौन होगा, उस इलाके में काउंसलर कौन होगा। ये मैं रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, ये एक वलवा लाना चाहता हूँ, ये वलवे के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। इसके लिए मैं आखिर दम तक लड़ता रहूँगा कि मेरी कौम जागे और कौम के नौजवान जो सरपरस्त हैं वो आगे आएँ।
आखिरी सवाल आपसे, आपने देखा होगा एक पॉन्जी कंपनी आई थी IM में, जिसने काफ़ी सारे हज़ारों मुसलमान को बर्बाद करके चले गई। इंजास नाम की कंपनी थी, एम्बिडेंट थी, ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो आती हैं हमेशा, पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी जो दर्द में मुसलमान तो उसी को ये करके जाती है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है कि कई सारे नेता हैं, जब ये कंपनीज के जो शोरूम रनिंग रहते हैं, सब रिबन काटने के लिए जाते हैं। मैं किसी पार्टी के नेता के नाम नहीं लूँगा, सब पार्टियाँ सब जाते हैं, इंक्लूडिंग इसीलिए आज IAS ऑफिसर्स भी जेल में है इसी केस को लेकर। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो आप मुझे लास्ट में ये बताएं कि मुसलमान अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे कौम के साथ खानदान से खानदान लगाकर, दोस्त बनकर, इज्जत के साथ जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए? IMA का मसला तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे इसके अंदर गरीब पीसे तो जा रहे हैं, मगर सियासतदानों के लिए बहुत अच्छा हो गया प्लेटफॉर्म के इलेक्शन जीता जाए। अच्छा, जब भी कोई मुसलमान अगर से आकायदीन शिवाजी नगर से कंटेस्ट करना चाहते हैं तो ये ही मिलता है, मैं IMA के पैसों की बात करूंगा, अब तमाम को राहत दूंगा। जीतने की राहत भी हो गई, उनको 2 साल बन के राहत भी हो गई, स्मार्ट सिटी की राहत भी हो गई, जेब के पैसे भी आ गए। आज तक भी राहत उनकी ख़त्म नहीं और मुसलमानों को राहत नहीं मिली और मुसलमान को पागल ही बनाया जा रहा है। मेरे एक वक्त पहले एक मेरे किसी भाई ने कहा था, शिवाजी नगर इलेक्शन के वक्त थे वो, तो उन्होंने कहा था कि शिवाजी नगर वालों के ऊपर C लिखा हुआ है क्या? तो मैं समझता हूँ वो उस वक्त पर C मिट गया था, तो फिर नए MLA भी समझ गए कि C लिखा हुआ है। तो ये बात को मैं फिर वापस दोहरा रहा हूँ, C लिखा है कि शिवाजी नगर की कौम को 2 चीज़ों पर रोका गया है। एक IMA का मसला, पैसे मैं दिला दूंगा, दूसरा खसाई घर खुला दूंगा, लाके गाय काट सकते हैं। क्या 2 चीज़ पे ही मुसलमान खातिर है? मुसलमान को आज जो है इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहिए, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी चाहिए। माइनॉरिटी के नाम पर डालकर तोहमत बनाकर रखने वाला मुसलमान हमें नहीं चाहिए। मुसलमान सदा भर बादशाह था, बादशाह रहेगा, मुसलमान ज़िंदा है और ज़िंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू। ये देखा आपने, जो कौमी रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, JDS के एक बड़े लीडर भी हैं, असलम बाबा साहब, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने पैर पर ख़ुद खड़े होने की ज़रूरत है, इल्म की ताकत से अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। कोई भी बड़े सियासी लीडर के झांसे में ज़्यादा ना आते हुए, अपने अक़ल सलीम को इस्तेमाल करते हुए अक़ल के साथ अपने डिसीशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा का जो वक्त है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर पिछड़े तबके वालों के लिए बहुत बुरा वक्त है। इसलिए हर कदम को सोच के चलें। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये मुल्क है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बक़िया ख़बरों के लिए आप देखते रहिए बेंगलुरु अखबार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।